हाँ तो दोस्तों हम बात करने वाले थे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि नागार्जुन नागार्जुन सागर परियोजना नदी पर स्थापित की गई। आपको बता दूं नागार्जुन सागर परियोजना ये मेनली जीके का क्वेश्चन है। जीके में ये क्वेश्चन आते हैं, परंतु आप बोलोगे कि ये यहाँ क्यों आया। आपके जो रिवर पड़ी है, आपने नॉर्मल रिवर दे रखी है जैसे राजस्थान नहर, तो ऐसे होने के कारण आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ये हार्ड क्वेश्चन है। आपको आंसर टिक लगाना है, दिमाग बिना लगाए। नागार्जुन, नागार्जुन मतलब कर्षणा, नागार्जुन मतलब कर्षणा, राइट देना आंसर जाएगा कर्षणा। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन रिवर। नागार्जुन सागर परियोजना कब इस्टेब्लिश्ड हुई, तो वो हुई कहां पर हुई, तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर इस्टेब्लिश्ड हुई। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। राजस्थान नहर, राजस्थान नहर को मरुगंगा कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है राजस्थान नहर को। राजस्थान नहर, इसका प्रेजेंट में नाम, वर्तमान में नाम IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया है। इसकी स्थापना 30 नवंबर, ये याद रखना है। सेकंड में बात करूंगा इसके बाद कि राजस्थान नहर, एक नहर और आती है जिसका नाम है, एक नहर और है उसका नाम है भाई लोगों, उसका नाम है, वो नहर हनुमानगढ़ से निकलती है। वो नहर हनुमानगढ़ से निकलती है, जिस डिब्बी तहसील से, ये भी याद रखना है, डिब्बी तहसील से। इसकी लंबाई याद रखना है 649 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इसको 7 लिफ्ट नहरों में, इसको 7 लिफ्ट नहरों में बांटा गया है। इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ, यह भी ध्यान रखें, 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ। इसको 7 लिफ्ट नहर में बांटा गया। सेकंड बात मैं यह करूंगा कि जो आपको बता रहा था, जो नहर थी उसका नाम था, जो क्वेश्चन ने दी थी, इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, इसको IGNP। अब ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना स्टैब्लिश्ड कब हुई, 1927 में इसकी स्थापना मानी जाती है। राजस्थान की प्रथम नहर है यह, इसे राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, कुंवर सेन को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल वे से सोल्व कीजिएगा, इसका टिक लगा लीजिएगा, कर्षणा नदी, कर्षणा नदी। नेक्स्ट आंसर चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में पेडी, पेडी में गन्ना नहीं है, गन्ने में पेडी, गन्ने में पेडी प्रबंधन क्रिया, क्रिया में प्रबंधन नहीं, प्रबंधन में क्रिया। गन्ने में पेडी मैं बात करूंगा, गन्ने में पेडी, गन्ने में पेडी प्रबंधन में क्रिया, क्रिया में प्रबंधन नहीं है, हार्डली क्रिया में प्रबंधन नहीं है, प्रबंधन में क्रिया है, को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, यह भी ध्यान रखना है। उचित क्रम में क्या ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है बाहर निकलते हुए टनों की भूमिगत स्तर से काटना है, मेड़ के किनारे हल से तोड़े जाते हैं, पहली सिंचाई कटाई के 3 से 4 सप्ताह बाद दी जाती है, सिंचाई बाद कर दी जाती है, पोषक तत्व दिए जाते हैं और एक बार मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है। मैं बात करूंगा, नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनिए। देखो भाई और बहनों, आपको ध्यान ये रखना है कि गन्ना, गन्ने को शुगर केन के नाम से जाना जाता है, शुगर केन। इस शुगर केन में क्या होता है कि शुगर केन में की रेटूनिंग क्रिया की जाती है। रेटूनिंग, रेटूनिंग क्या की जाती है कि मतलब 1 वर्ष, 1 से 1.5 वर्ष फसल प्रोडक्शन लेने के बाद, प्रोडक्शन लेने के बाद इसमें क्या की जाती है कि रेटून क्रिया। रेटूनिंग
रेटून की क्रिया की जाती है, वो क्यों की जाती है? उसके तने को काट दिया जाता है प्रोडक्शन के लिए, जो बेचा जाता है वो तने को काट दिया जाता है, और तने को काटना रेटूनिंग, और रेटूनिंग से फिर रेटून होने के बाद जो बचे हुए नीचे जड़ है, जो बच गया भाग वो है, वो फिर से ग्रो करेगा, और फिर से 1-1.5 साल बाद फिर से क्या, एक नया स्टेम तैयार करता है, जिसको फिर मार्केट में प्रोडक्शन के लिए बेचा जाता है। पता है? तो रेटूनिंग क्या हो गई? रेटूनिंग हो गई कि रेटूनिंग वो होती है कि एक फसल से उत्पाद लेने के बाद उन्हीं जड़ों से दोबारा उत्पाद लेना रेटून कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन डेफिनेट पूछ लेता है कि रेटूनिंग क्या होती है, बताइए। इसके साथ मैं बात करूंगा कि आपको पता होगा कि नॉर्मल वे में क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन में बात करता हूं नॉर्मल वे में आते हैं। गन्ने में तेजी प्रबंधन क्रियाओं का उचित क्रम व्यवस्थित करना है, तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी। आपको क्या बात ध्यान रखनी होगी कि आपको ध्यान ये रखना है कि बाहर निकलते हुए तनों को भूमिगत स्तर से काटना। मतलब ये जमीन थी, बाहर निकलते हुए तने, जो भी तना है वो बाहर निकल रहा है, जो भी तना है वो बाहर निकल रहा है। इसको क्या कर रहा है? भूमि तल स्तर से काटना, मतलब यहां से काट दिया, भूमि तल स्तर से काट दिया, ठीक है, राइट, देन सही। नेक्स्ट बात करूंगा, मेड के किनारों को हल से तोड़ना। भाई मेड है, यही समझने वाली बात है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं, धैर्य बना के। ये है, ये मेड हो गई। नेक्स्ट बात करूंगा मैं, मेड हो गई ये मेड है, यहां लगे गन्ने, ये भी देखना है, गन्ने लगे, गन्ने लगा रखा है। बोल कह रहा है मेड के किनारे से हल को तोड़ना, मतलब ये मेड है, इसको ट्रैक्टर लाएंगे, हल से तोड़ देंगे। सही, क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर नहीं हो तो बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। थर्ड बात करता हूं मैं, थर्ड क्या है? थर्ड नंबर पे बात करूंगा मैं। थर्ड नंबर बोल रहा है पहली सिंचाई, मतलब जो गन्ना लगा है उसको पहली सिंचाई 3 से 4 सप्ताह बाद करनी चाहिए, 3 से 4 सप्ताह बाद करनी चाहिए। ये राइट मैन बोल रहा है कि 3 से 4 सप्ताह बाद गन्ने में सिंचाई कर देनी चाहिए। क्लियर? पोषक तत्व दिए जाते हैं और एक बार मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है। मैं बोल रहा हूं पोषक तत्व दिए जाते हैं, पोषक तत्व कितने दिए जाते हैं ये भी ध्यान रखना। नाइट्रोजन की परसेंटेज में बता दूं, 140 से 160 केजी जब रेटून की क्रिया की जाती है उस टाइम दिया जाता है 140 से 160 केजी नाइट्रोजन। ये याद रखना, 140 से 160 केजी नाइट्रोजन दिया जाता है, वो दिया जाता है जब रेटून की क्रिया की जाती है उस टाइम करने के बाद नाइट्रोजन दिया जाता है, वो 140 से 160 केजी दिया जाता है रेटूनिंग फसल में नाइट्रोजन। इसके बाद में बात करूंगा आपको कि बोल रहे हैं मिट्टी चढ़ाने का, अर्थिंग अप। मैं ये भी बताऊंगा अर्थिंग अप किस किस में करते हैं, देखते हैं। अर्थिंग अप होता है, मतलब कि अर्थिंग अप होता है कि ये प्लांट लगा रखा है, इस प्लांट से यहां मिट्टी लगाई है आपने, ये प्लांट है, यहां मिट्टी लगाई है, मिट्टी लगाने के बाद बरसात आई, जो भी बरसात आती है या किसी कारणवश ये पौधे के पास से मिट्टी बहकर चली गई, बहकर जाने के बाद आपने फिर से मिट्टी चढ़ाना, उसके पास में या मिट्टी डालना, उसे कहते हैं अर्थिंग अप। ये किस केस में करते हैं? एग्जाम्पल बात करूं तो इसमें मुख्यतः आलू आ जाएगा, इसके साथ में बात करूं तो गन्ना आ जाएगा। मेनली इन दोनों में अर्थिंग अप की जाती है। आपको पता है मेटाकिंग किसमें किया जाता है? मेटाकिंग ये पता है, ये केले में की जाती है, और 1.5 मीटर ऊपर से तना को काटा जाता है, 1.5 मीटर ऊपर से तने को काटा जाता है, इसे मेटोकिंग कहते हैं। ये केले में की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। एक और बताता हूं, एक होती है स्टेकिंग जानते होंगे, मैं बता दूं। स्टेकिंग करते हैं
स्टैकिंग करते हैं टमाटर में, ये टमाटर में करते हैं, टमाटर में सहारा देने के लिए, टमाटर के पौधे को सहारा देने के लिए मेटाकिंग नहीं की जाती, स्टैकिंग की जाती है। और स्टैकिंग इसलिए की जाती है, मेटाकिंग की बात करूंगा, इसमें 1.5 मीटर ऊपर से तने को काटा जाता है। ये सही है, आप देख के बताइएगा। इसके साथ मेरे को लग रहा है इसमें डाउट है थोड़ा, तो इसकी एक और चीज बता देता हूं, इसकी अगर ये गलत हो तो उसको देख लेना, वैसे गलत होना नहीं चाहिए परंतु आपको देखना है एक बार। मेटाकिंग की मैं बताऊं तो इसमें मेटाकिंग की साइड हो सकती है सहारा प्रदान करना, सहारा प्रदान करना, ये भी देख लेना है, ये ध्यान रखना है। तो अब बोल रहा है कि क्या करना है, मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया बता दिया। आप किसमें करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आलू, और आपको मैं बताऊं आलू में अगर मिट्टी हट गई तो सिनिग्रीन नामक रसायन पाया जाता है, उसके कारण उसमें जहरीला तत्व बनता है। धूप आएगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, हरे आलू आपको कभी नहीं लेना, क्योंकि पका हुआ आलू लेना है, हरे लोगे तो उसमें सोलेनियम की मात्रा पाई जाएगी, सोलेनियम की अधिक मात्रा पाए जाने से मानव की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए अधिक मात्रा का सेवन करने से मृत्यु हो सकती है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा रसायन पाया जाता है। अर्थिंग नहीं किया तो सोलेनियम वर्णक का बनेगा आलू में, तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं ह्यूमन पे, ये भी ध्यान रखना है। अब चलते अपन इसके क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इतना समझ में आया होगा आपको, शायद उम्मीद है मेरे को। बात करता हूं मैं इसके साथ में, बात करता हूं अब कि कौन सा क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जाए। आपको यह भी ध्यान रखना था। अब मैं बात करूंगा गन्ने में पेडी, गन्ने में पेडी प्रबंधन क्रियाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। बाहर निकलते हुए तनों को भूमिगत स्थल पर काटना। भाई बाहर निकलते हुए तने बाहर निकल रहे हैं, उनको भूमिगत स्थल से काट रहे हैं, सही बात है। मेड़ के किनारे से हल को तोड़ना, यह भी सही बात है। पहली सिंचाई, परंतु पहली सिंचाई कटाई के 3 से 4 सप्ताह बाद दी जाती है। ये पहले नहीं आएगा जी, ये बाद में आएगा, ये लास्ट आएगा, 3rd नंबर पे आएगा। पोषक तत्व दिए जाते हैं, एक बार मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है। मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन, बाहर निकलते हुए तनों को काटना, फर्स्ट। और क्लियर एंड नेक्स्ट सेकंड बात करूंगा मेड़ के, क्या मेड़ के किनारों को हल से तोड़ा जाता है, ये सही बात है। फर्स्ट या सेकंड ये बताएंगे, इसमें फर्स्ट आएगा या सेकंड। अब फंस गए, बहुत से स्टूडेंट्स दिमाग नहीं लगा पाते हैं, बाहर निकलते हुए तनों को काटेंगे पहले या मेड़ के किनारे को हल से तोड़ेंगे, ये बताओ। मेड़ के किनारों को हल से तोड़ेंगे या बाहर निकलते हुए तनों को काटेंगे। इस क्वेश्चन में जो ये दोनों सोल्व कर दिया ना, जो दोनों समझ गया ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा उसका। तो जल्दी बताइएगा। बाहर निकलते हुए तनों को भूमिगत स्थल पर काटना, ये सही है। बाहर निकल रहे तने, उनको भूमिगत स्थल से काट देंगे, तो पहली बात मतलब पहला राइट। मेड़ के किनारे को हल से तोड़े जाते हैं, मेड़ के किनारे हल के द्वारा तोड़े जाते हैं, ये भी राइट। 3rd नंबर, पहली सिंचाई कटाई के 3 से 4 सप्ताह बाद दी जाती है। पहली सिंचाई फर्स्ट सिंचाई कटाई के 3 से 4 सप्ताह बाद कर दी जाती है, राइट। 4 नंबर पे बात करें पोषक तत्व सबसे लास्ट में देंगे सिंचाई के बाद, और मिट्टी चढ़ाने की, क्योंकि उस टाइम तो आपने चढ़ा दिया ना मिट्टी, उस टाइम तो आपने चढ़ाया था मिट्टी, तो उस टाइम तो आपने कर दी, आस्किंग ऑफ क्राइटेरिया कर दी, सब कुछ कर दिया, तो मतलब 4 नंबर पे क्या आने का। तो अब इसका राइट दिन आंसर बात करूंगा, इसका सही आंसर की बात करूंगा मैं, तो इसको बताएंगे अब कि ए बी सी डी चेक कीजिएगा। ए बी सी डी इसमें है, नीचे दिए गए विकल्प को उत्तर चुनिए। ए बी सी डी फर्स्ट ऑप्शन लॉक कीजिएगा, ऑन द लॉक फर्स्ट ऑप्शन आने वाले हैं जल्द ही। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरेमिनी परिवार की एक फसल शामिल है। देखो भाई, गरेमिनी की पूछ रहा है, गरेमिनी या पोएसी, गरेमिनी या पोएसी।
मैं बात करूंगा ग्रेमिनी या पोएसी की। ग्रेमिनी कुल में कौन सी आती है वो मैं बताऊंगा आपको कि ग्रेमिनी या पोएसी। देखो भाई, ग्रेमिनी मूंगफली, लेग्यूम, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें जितनी भी है और मूंगफली है, अन्य फसलें हैं जो भी, जैसे जैसे मैं बात करूं गंवार, तो ये अन्य फसलें आ गई, तो ये भी किसकी है, ये आ गई लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी आ गई। लेग्यूमिनेसी कुल है, इसका उपकुल की आजकल बहुत पूछ रहा है, पेडोलिएसी। उपकुल भी बहुत ज्यादा पूछ रहा है। इसकी मैं बात करूं तो इसका अन्य नाम भी पूछ रहा है, थेबेसी। आपकी मैं एक और बात बता दूं, मेथी, मेथी का कुल है, मेथी का अम्बेली फेरी, मेथी का कुल है अम्बेली फेरी। परंतु जो बच गए उनका है थेबेसी या लेग्यूमिनेसी। जैसे मैं बात करूंगा गाजर का, गाजर का कुल है एपीएससी, मेथी का एपीएससी या अम्बेली फेरी। इसके बाद में मूंगफली की बता दिया कि लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, इसको पेडोलिएसी में भी आजकल ऐड कर रहे हैं। पूछ लेता है कि लेग्यूमिनेसी का उपकुल है, ट्यूशन आए एक बार, लेग्यूमिनेसी का उपकुल है तो पेडोलिएसी, ध्यान रखना है। सेकंड नंबर चना, चने का मैं बात करूं, चना, चने का बॉटनिकल नेम है साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम चने का बॉटनिकल नेम है। इसके बाद में बात करूं, इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। थर्ड नंबर में बात करूं, इसकी जो इसके ट्वेन है वो 14 आते हैं इसमें। और बात करूं, ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है चना, ये बात हो गई। इसकी मैं और भी बात करूंगा, जो आपके लिए वन शॉट क्लास लाई जाएगी, उसमें बात की जाएगी चने की। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत सारे, अभी तो पेपर सोल्व करवा रहे हैं ना। टिट्रिगम एस्टिवम, ध्यान रखिएगा, टिट्रिगम एस्टिवम, गेहूं, वीट, वीट बॉटनिकल नेम पूछे, टिट्रिगम एस्टिवम, टिट्रिगम एस्टिवम। सेकंड बात करूंगा इसकी फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी। थर्ड में बात करूं, इसके ट्वेन संख्या 42, ये बात हो गई। इसके बाद मैं बात करूंगा कि वीट, तो आपको पता चल गया होगा किसमें पोएसिया है किसमें नहीं है। अब मैं बात करूं तो मूंगफली का आपको बॉटनिकल नेम बता देता हूं, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस या एरेकिस, एरेकिस या एरेकिस हाइपोजिया, यह भी ध्यान रखना है। थर्ड में बात करूं धान, ओराइजा सटाइवा धान, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। इसकी जो मैं बात करूं फैमिली की, इसकी फैमिली है पोएसी या ग्रेमिनी। इसके मैं ट्वेन की बात करूं, ट्वेन होता है इसमें 24। इसके मैं बात करूं, इसकी सबसे कम सीड रेट धान में बात करूं तो सीरी विधि, सीरी विधि में सबसे कम सीड रेट 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। इस विधि को सबसे कम सीड रेट की आवश्यकता होती है, तो यह ध्यान रखना है, 4 से 5 केजी सीड रेट चाहिए। अगर मैं बात करूं सीड रेट की बात आई है तो गेहूं की, गेहूं की मैं बात करूं तो 65 किलो संकर गेहूं, जो संकर है हाइब्रिड बीट है, उसकी 65 केजी है। इसके अलावा मैं बात करूं गेहूं की सामान्य तो 100 केजी है। मैं बात करूं गेहूं में तो इसकी लवणीय क्षेत्र के लिए 120 से 125 केजी है। इसकी मैं डेबलिंग की बात करूं तो 30 से 40 केजी है। एक ट्यूशन में 50 क्वेश्चन सोल्व कराना, ये एक
बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं शॉर्ट है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस क्लास अटेंड करनी है, सुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यही से यहां से आप सीख के जाओगे, वही करके आओगे। इस क्लास को आप एग्जाम देने जा रहे हो उस टाइम भी पढ़ के जाओगे, या देने जा रहे हो उस टाइम पढ़ रहे हो तो भी आप, मैं गारंटी लेता हूं आप 70% से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। तो बने रहिएगा मिस्टर एग्रोज के साथ। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोल रहा है धान। धान की मैंने बात की, धान के कुल बता दिया, तो इसका कुल हो गया क्या? इसका कुल हो गया ग्रेमिनी। इसका ग्रेमिनी नहीं हुआ है ना, इसका कुल हो गया लेग्यूमिनेसी। इसका कुल हो गया लेग्यूमिनेसी। इसका कुल हो गया पोएसी। इसका कुल हो गया पोएसी। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर केवल सी और डी है, केवल ए और बी और डी है, ए बी सी डी है, केवल बी सी डी है। सही राइट देन आंसर बताना है, राइट देन आंसर। बात करते हैं राइट देन। बोल रहा है पोएसी, दोनों है पोएसी, मतलब राइट देन। अगर आपको ग्रेमिनी की जगह लेग्यूमिनेसी दे देता तो राइट देन आंसर को हो जाता मूंगफली और चना। अब देखना है पंदिया क्या है, ग्रेमिनी देखना है। ये है सी और डी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सी और डी राइट देन आंसर जाएगा। 100% लगा लीजिएगा सी। अब इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से हैंडल करते हैं, मतलब कि पूरे साफ से आपको दिख सके कि इसका आंसर क्या है, जिसे आप पढ़ के जा सके। ग्रेमिनी परिवार का एक फसल है, ग्रेमिनी परिवार की फसल है, तो उसमें शामिल नहीं है, तो इसका राइट देन आंसर लगा लीजिएगा मूंगफली, चना, गेहूं, धान। तो इसका राइट देन आंसर केवल बी और सी और डी। ये याद रखना है। ग्रेमिनी फैमिली क्रॉप इंक्लूड्स ग्राउंडनट, ग्राम। थर्ड ऑप्शन लगा लीजिएगा व्हीट। फोर्थ ऑप्शन हो गया पैडी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सी एंड डी ओनली, ए बी एंड डी ओनली, ए बी सी डी, बी सी डी ओनली। तो इसका राइट देन आंसर जाएगा सी और डी। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स और शेयर्स प्लस लाइक और सब्सक्राइब आने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप करवाओ, परंतु जितना आपका रेस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। और जो हम एक्स्ट्रा लेके आने वाले हैं, जो आपके लिए क्लासें आएगी और भी आएगी, तो वो आप ही के कारण आएगी। आगे मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका करेक्ट आंसर टिक लगा लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की कटाई। क्या क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन आया है क्या? क्वेश्चन यह आया है कि गेहूं की कटाई के लिए उचित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना, पिछोड़ना और भंडारण। आपको पता है, अगर विनोविंग दे दिया, विनोविंग पता है आपको? अभी तक मैं बात करूं विनोविंग पता नहीं है, परंतु जब आपको हिंदी में बताया जाए, हिंदी में समझाया जाए कि दाना प्लस दाने के ऊपर जो भूसा लगा हुआ है उसको अलग करना, पिछोना। चलो, आपका इंग्लिश में पढ़ा हुआ था विनोविंग, आपने कर दिया करेक्ट आंसर। हिंदी वाले पढ़े पिछोड़ना और भंडारण, पिछोड़ना और भंडारण। तो हिंदी वालों ने पढ़ लिया पिछोड़ना और भंडारण, परंतु मैं बात करूं विनोविंग एंड स्टोरेज। स्टोरेज समझ गए, भंडारण वो भी समझ गए, ये भी समझ गए, परंतु विनोविंग इन्होंने इंग्लिश में पढ़ा हुआ था, इन्होंने कर दिया। परंतु जो ये बंदा है ये नहीं कर पाएगा, पिछोड़ना जानता नहीं है हिंदी में। ये तो मान के चलो, अगर यहीं भी पिछोड़ना दे देता तो इंग्लिश वाला भी फेल हो जाता। तो ये भी ध्यान रखना है, पिछोड़ना होता है कि मतलब जो दाना और भूसे को अलग करने की क्रिया है उसे पिछोड़ना कहते हैं। भंडारण मतलब स्टोरेज होता है। स्टोरेज हो गया गहाई, मतलब दाना निकालना, मतलब उस टाइम दाना निकालने का टाइम गहाई हो गया। और पौधों के गठ बनाकर कुछ दिन सुखाना, पौधों को भूमि के करीब से काटना, मतलब सीक्वेंस से बताना है। अरेंज द प्रॉपर स्टेप इन द सीक्वेंस फॉर व्हीट हार्वेस्टिंग, मतलब कि व्हीट की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको अरेंज करना है प्रॉपर स्टेप टू स्टेप।
सीक्वेंस से, ये सीक्वेंस करेंगे। तो अपन हम बात कर लेते हैं विनोविंग एंड स्टोरेज। थ्रेसिंग मतलब कि दाना निकालना, थ्रेसिंग में डालते दाना निकाले, मतलब जो गट बनाए हैं अपने, जो सुखाया है कुछ दिन के लिए सुखाया है, गट बनाया है, उसको थ्रेसिंग में करेंगे। तो मतलब चारा और दाना अलग करना, दाना और भूसा अलग करना विनोविंग, परंतु चारा और दाना अलग करना थ्रेसिंग। समझ गए? प्लांट आर बाउंडेड एंड ड्राइड फॉर ए फ्यू डेज, मतलब कि सुखाना, ड्राई करना है फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। बाउंडेड मतलब बांधना है प्लांट्स को। आर कटिंग द प्लांट्स मतलब कटाई करनी है प्लांट्स की क्लोज द ग्राउंड लेवल से, मतलब कि ग्राउंड लेवल से कटाई करनी है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका आंसर देना है, नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं थर्ड से। इस क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, पहले आ जाएगा भूमि तल से काटना, मतलब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। सेकंड नंबर पे जाएगा, सेकंड नंबर पे जाएगा सी ऑप्शन। थर्ड नंबर पे जाएगा बी ऑप्शन। फोर नंबर पे जाएगा ए ऑप्शन। तो डी सी बी ए, डी सी बी ए फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन को। तो इधर भी फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा, डी सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा और कैसा आएगा मेरे को पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, परंतु जो समझाने का तरीका होगा वो सेम होगा, सेम समझने का तरीका होना चाहिए, इसीलिए हम सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी, भाई पृथ्वी, अर्थ की बात कर रहा है, अर्थ की क्या बात कर रहा है? पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत महासागर में, मतलब पृथ्वी की सतह, मतलब ये अर्थ है, इसकी सतह कितना प्रतिशत जल से या महासागर से, महासागर मतलब जल से बना है, तो वो पूछना चाह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पृथ्वी का सतह कितने प्रतिशत जल से बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 65%, फर्स्ट दे रहा है 65%, सेकंड दे रहा है 72%, थर्ड दे रहा है 80% और फोर्थ दे रहा है 81%। किस क्वेश्चन की बात होगी आप देखना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ी दिन की बात करी, ये महासागरीय जल बढ़ क्यों रहा है, जल भरने का कारण क्या है? रीजन, रीजन की बात करो ना, रीजन की बात करूं तो ग्लेशियर का पिघलना, और ग्लेशियर क्यों पिघल रही है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर पिघलेगी, पिघलने कैसे? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेगी, पिघलेगी तो महासागरीय जल का स्तर बढ़ेगा। पहले की बात करूं, पहले की बात करूं मैं, पहले 65% महासागरीय जल था, पहले 65% महासागरीय जल था, परंतु जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, वैसे वैसे महासागरीय जल बढ़ा है, जैसे जैसे महासागरीय जल बढ़ा है, तो इसमें भी ग्रोथ होगी। तो 65 से इधर पूछ जाएगा, वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन देखते हैं। 71%, 89%, 81%। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कंस्टिट्यूटेड बाय एशियन, एशियन बाय एशियन, मतलब 65%, 71%, 89%, 79% और 81%। कितना परसेंट जल बढ़ा है? तो इसमें बढ़ा है जल 71%। राइट देन आंसर जाएगा 71% पे, टिक लगा लीजिएगा। राइट देन आंसर 71% पे, राइट देन आंसर, राइट देन आंसर इसका जाएगा 71%। 71% पे टिक लगा लीजिएगा। महासागरीय जल बढ़ा है। मैं बात कर रहा था ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? CO2 होती है, CO2 के साथ मीथेन होती है, और मीथेन के साथ NO2 होती है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कल भी बात की थी, आज फिर बात कर रहा हूं। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन,
और लास्ट बच गई जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों गैस ग्रीन हाउस गैस है। इसी के साथ में एक गैस हो ओजोन को प्रभावित करने वाली गैस भी बता देता हूं। कल भी बताई थी, आज भी बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन है डेफिनेट पूछता है कि ओजोन को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी गैसें हैं। ये क्वेश्चन है, मैं आपको पेपर में दिखा दूंगा डेफिनेट। ये क्वेश्चन डेफिनेट दिखा दूंगा मैं आपको कि ओजोन को प्रभावित करने वाली गैसें कौन कौन सी है। ध्यान रखना, ओजोन को कौन कौन सी गैसें प्रभावित करती है। ओजोन को प्रभावित करने वाली गैसें हैं, सबसे ज्यादा CO2 प्रभावित करती है 60%, सेकंड नंबर पे प्रभावित करती है मीथेन करती है 20%, थर्ड नंबर पे करती है CFC करती है 14%, और फोर्थ नंबर पे करती है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड वो करती है 7%। ये ध्यान रखना है। ये रेशियो सीक्वेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, पूछेगा जरूर। ये क्वेश्चन है, पूछेगा जरूर, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इस क्वेश्चन को देख लेना भाई, ये मैं गारंटी ले रहा हूं आपको कि ये देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है जी, क्या क्वेश्चन आया है किस्म 1 और किस्म 2 नहीं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 को 2 को मिलान करना है। सर बहुत बार बोलते हैं सर ये क्वेश्चन नॉर्मल है, आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मल है। एक चीज से पकड़ लिया, दूसरी चीज आराम से हो जाएगी। सूची 1 सूची 2 फर्स्ट को सूची 2 के साथ मिलान करना है। फसल का नाम दे रखा है, किस्म दे रखी है, मतलब वेराइटी दे रखी है गेहूं। मैं गेहूं की बात करूंगा, गेहूं की और वेराइटी लेके बताऊंगा मैं आपको। शॉर्ट ट्रिक आएगी जब आपके लिए 1 शॉट आएगी, तो उसमें मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी वेराइटी और है। अभी मैं बात करूं लरमा राजो, वीट की मैं बात करूं लरमा राजो, सोनारा 64, सोनारा 64, सोनारा 64, ये बहुत वेराइटी है। ये दोनों इंपोर्टेंट है, लरमा राजो, सोनारा 64। एक बात करूं किरण, ये किसकी वैरायटी है? किरण किसकी वैरायटी है? कोई बताएगा किरण किसकी वैरायटी है? इसका आंसर कोई देगा तो मैं उसको मैं बताऊंगा कि किरण किसकी वैरायटी है और किसकी है, ये भी बताऊंगा मैं। किरण किसकी वैरायटी और किसकी है, दोनों बताऊंगा मैं आपको। ध्यान रखना कि एक तो ये बताना है, फर्स्ट ऑप्शन बताना है किरण किसकी वैरायटी है, और एक बताना है किसकी है। ये मैं ज्यादा बोल नहीं सकता ना, इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि वैरायटी किसकी है। इसके साथ वैरायटी के साथ ये है किसकी, यह भी बताना है। समझ गए? नेक्स्ट बात करता हूं मैं, इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि ये यहां है नहीं, इसे हटा देना चाहिए। जो चीज यहां होती नहीं है उसे हटा देना चाहिए। जो चीज हो उसमें खुश रहना चाहिए, जो ना हो उसके पीछे नहीं भगना चाहिए ना, ये भी ध्यान रखना है। जो मिल जाए उसमें संतुष्टि रहनी चाहिए, रखना है। अब मैं थर्ड पे बात करूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन, और अपन को कोई नहीं मिली अभी तक, अपन ढूंढ नहीं रहे। अपन थोड़े टाइम बाद खुद ढूंढ लेंगे, आने वाली है थोड़े टाइम बाद, खुद आएगी। अपन ढूंढते नहीं है, खुद आती है। समझ लो क्या आती है? वेराइटियां याद आती है। गलत डबल मीनिंग बात नहीं करना है, खुद क्या याद आती है? वेराइटी याद आती है माइंड में। तो डबल मीनिंग बात मत करो किसी भी चीज की। समझ आ गई बात? मैं बात करूं गेहूं की, गेहूं की वेराइटी मैंने बताई, गेहूं की वेराइटी याद रखो HD 24 छीड़ना। मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा तो और वेराइटी बताऊंगा आपको। इसके साथ सोनारा 64, लरमा राजो, खाचरियावास 64, खाचरियावास 64 गेहूं की लवणीय प्रभावित मृदाओं के लिए सबसे उत्तम वेराइटी बता रहा हूं, खाचरियावास 64 के 64, खाचरियावास 64 लवणीय प्रतिरोधी मृदाओं के लिए सर्वोत्तम वेराइटी है गेहूं की, खाचरियावास 64। इसके बाद बात करूं मैं धान की, धान की बात करूं मैं जया I8, जया I8,
पूसा PRH10, PRH10। और बात करूं मैं, ये मुख्यतः और भी है जो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक बात बनाना भूल गया, जो धान में, ये क्वेश्चन बताना, धान में जो पर्णफलक होता है वो कितना फोटोसिंथेसिस करता है, ये क्वेश्चन बताना है कि धान में जो राइस है उसमें पर्णफलक कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस करता है, उसका आंसर बताना है। कितना परसेंट करता है, वो करता है 52% है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण अकेला पर्णफलक, तो ये भी ध्यान रखना है 52%। इसके साथ में बात करूं, धान की वैरायटी बता दी मैंने, धान की वैरायटी है IRH, IRH। इसके बाद बात करूं मैं गन्ने की, भाई गन्ने की वैरायटी याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। जिस भी किस्म के आगे गन्ने की वैरायटी याद रखना है, जिस किस्म के आगे भी CO लगा हुआ आ गया, मतलब गन्ना डेफिनेट गन्ना करके आना है, डेफिनेट 100% गन्ना करना है। जिस भी वैरायटी के सामने CO, अगर आलू के पूछ ले 100% डेफिनेट है, ऊपरी लगा हुआ आ गया मतलब आलू है, ऊपरी लगा हुआ आ गया मतलब आलू है, बिना झिझके बिना डरे आलू के आंसर को लॉक कर दीजिएगा। इसके साथ में बात करूं, इसके साथ में बात करूं धान का संस्थान IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस। इसके साथ में बात करूं, इसके साथ में बात करूं एक CRRI, सेंटर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां है, कटक उड़ीसा में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं मैं गन्ना, गन्ने की एक याद रखना है SBI, SBI, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसके बाद बात करूं चना, चना की याद रखना विराट किस्म है। गन्ने की बातों में CO हो गई, धान की हो गई IRR, गेहूं की हो गई HD 2496। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर छांटिए, उत्तर छांटिएगा। इससे देर में मैं इसकी सफाई कर देता हूं, बोर्ड को साफ कर देता हूं, उसके बाद उत्तर बता के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके लिए बहुत अभी क्वेश्चन बचे थे जो बताने हैं आपको, कल से आपकी एग्जाम है, जिससे आप ये क्वेश्चंस देख के आपकी अलग लेवल पे जा सकेंगे ना। तो इसका आंसर देखना है कि ए में बात किया D, B में किया C में किया 2 और A, मतलब A4, B4 मतलब कट गया जी, कट गया, लगा दीजिएगा टिक। और बाई स्पॉट B में थर्ड, B में थर्ड, C में सेकंड और D में फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट देन हो जाएगा, राइट देन ऑन आंसर। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं उतनी देर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब फलों को और सब्जियों को अचानक बहुत कम, जब फलों और सब्जियों को अचानक बहुत कम तापमान पे लाया जाता है, जिस पर सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं बंद हो जाती है, इसे किस रूप में जाना जाता है? प्रेसीटन, सुखाना, किण्वन या पिकलिंग? बता दूं मैं आपको ध्यान के लिए, पिकलिंग और फ्रीजिंग, परसीटन फ्रीजिंग, फ्रीज में रखना, कम टेम्परेचर पे रखना, कम टेम्परेचर पे भंडारण करना, फ्रीजिंग। सुखाना मतलब एक तो धूप में सुखाते हैं, और एक है ये ओवन आता है उसमें सुखाया जाता है, 2 में। किण्वन, फर्मेंटेशन किण्वन, मतलब कि यह चीज किण्वन है, इसमें कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन होके जो उत्पाद तैयार होता है वो क्या बहुत कम तापमान पर लाया जाता है फल सब्जियों को, जब किण्वन होता है, ये बोल रहा है। अब लास्ट ऑप्शन है पिकलिंग। पिकलिंग नॉर्मल है, पिकलिंग क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको लेके आऊंगा तब बताऊंगा, इसका भी ध्यान रखना। अभी बहुत टाइम कम बचा है, तो आपका टाइम कम लेते हुए इसको भी यहीं तक लेते हैं कि किण्वन हो गया, खत्म, ये ऑप्शन दे नहीं रहा है, तो बाद में बात करूंगा मैं इसकी।
इसके साथ में बात करूं, क्या आपको पता है टेम्परेचर कम होगा, एक आलू है, आलू में एक डिजीज नहीं बीमारी लगती है, उसका नाम क्या है? कम टेम्परेचर पे भंडारण करते हो, उसमें एक डिजीज लगती है, उसका नाम क्या है वो बताओगे? बताओ जल्दी, कौन बताएगा? बताइएगा, बताइएगा का बता ही दीजिएगा। उसका नाम है चिलिंग इंजुरी। चिलिंग इंजुरी नाम है उसका, इंजुरी इसका नाम है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। तापमान कम हो गया आलू में भंडारण में तो चिलिंग इंजरी लग जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करूं तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, परसिस्टेंट, डायरेक्ट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत कम पूछता है, ये क्वेश्चन नॉर्मल है, आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप पढ़ के आए हैं, ये क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है तो इस पे ज्यादा गौर नहीं करना है। ये टाइम खराब करने की देते हैं कि बच्चा फंस पाता है, कितना परसेंट बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, इसलिए दिया है ये क्वेश्चन। तो इसकी और चर्चा में आपके नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वन शॉट में इसका आंसर लगा दिया, फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाँ, फिर से वैरायटी पूछ रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने को बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने को बोल रहा है। सूची 1 में दे रखा है फसल का नाम टमाटर, बैंगन, आम, आलू। सूची सेकंड में देखा किस्म का नाम पूसा बैंगनी, लौंग, ऊपरी चिपसोना, फास्ट, पूसा रूबी, आम्रपाली। मैं आपको कह रहा था कि आलू आलू दिख जाए, ऊपरी दिख जाए, आलू लगा देना टिक, ऊपरी दिख गया आलू टिक लगा देना, ये मैं कह रहा था आपको। दिख गया ऊपरी मतलब एक तो आंसर आपका यही, उसी टाइम बताया क्लियर, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्लियर उसी टाइम क्लियर हो गया। तो कूपरी मतलब आलू लगा दिया कूपरी। अभी भी बोल रहा हूं कि कूपरी दिख गया मतलब आलू लगा दीजिएगा टिक। 100% आपका कोई गलत नहीं निकाल सकता कि आलू की वैरायटी नहीं हो कूपरी लगेगी, ये गारंटी है मेरी। इसके बाद मैं बात करूं टमाटर, टमाटर की है पूसा रूबी। इसके बाद अलावा में बात करूं कि पूसा रूबी अर्का सम्राट, अर्का सम्राट बहुरोग प्रतिरोधी, अर्का सम्राट बहुरोग प्रतिरोधी किस्म है। इसके अलावा मैं बात करूं T4, टमाटर की T4, ये भी टमाटर की है, T4 वैरायटी टमाटर की है। इसके अलावा मैं बात करूं एक वैरायटी और है टमाटर की, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट के साथ अर्का रक्षक भी ऐड कर लीजिएगा। अर्का सम्राट और अर्का रक्षक बहुरोग प्रतिरोधी वैरायटी है। इसके अलावा मैं बात करूं जो एक वैरायटी और है पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ, ये वैरायटी किसकी है? ये वैरायटी है, ये है पपीता की, पूसा ड्वार्फ पपीता की वैरायटी है। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपके, अगर जिसके भी वैरायटी के पूसा लगा हुआ है, जिस भी वैरायटी के पूसा लगा है, जिस भी वैरायटी के पूसा लगा है, वो वैरायटी कहां से रिलीज है? ICAR, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, जिस भी वैरायटी के पूसा लगा हुआ है वो ICAR या IARI वहां से निकाली गई है। इसके अलावा मैं बात करूं अर्का लगा हुआ है, वो निकाली गई है, अर्का लगा हुआ है वो निकाली जाती है कहां से? हसरगटा बेंगलोर, हसरगटा बेंगलोर, ये वैरायटी कहां से निकाली जाती है? अर्का लगा हुआ वो निकाली जाती है हसरगटा बेंगलोर। इसकी फुल फॉर्म बात करूं मैं IIHR, इसका इंस्टीट्यूट का नाम है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च यहां से निकाली जाती है। तो देख रहे होंगे आप कि ये ध्यान रखना है, ये दो क्वेश्चन तो मेनली पूछता है कि IIHR से विकसित वैरायटी कौन सी है, कहां पे स्थित है, तो ये भी बताना होता है, और पूछा कहां पे। ऑल क्लियर? नेक्स्ट बात करें अपन आम की, आम की आम्रपाली,
आम की आम्रपाली की बात करें, आम्रपाली है आम की। इसकी मैं बात करूं तो आम्रपाली इसका सर्वाधिक निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है, परंतु इसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाने के कारण इसका निर्यात बहुत कम हो गया है। परंतु निर्यात के लिए सर्वोत्तम बात करूं तो आम्रपाली, निर्यात के लिए बात करूं सर्वोत्तम वेराइटी तो आम्रपाली, परंतु इसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाने के कारण इसमें इसको मतलब निर्यात के रूप में कम यूज लिया जाता है। इसके अलावा बात करूं, इसमें मैं बात करूं एक सिंधु वेराइटी है, एक है चौसा, आम की है लंगड़ा। इसके अलावा मैं बात करूं आम की और वेराइटी, एक है बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन, तोतापुरी, और भी वेराइटी है। ये याद कराने की हम ट्रिक लेके आएंगे वन शॉट के अंदर, तो वहां से याद कर लीजिएगा। वहां एक से बढ़कर एक ट्रिक लेके आने वाले हम, तो वहां से आप ट्रिक याद कीजिएगा, बने रहिएगा। ट्रिक याद करना है तो बने रहिएगा, इससे आप हर चीज सोल्व कर सकते हैं। परंतु हम ये नहीं बोल रहे कि आप ट्रिक से पढ़ो, मैं बोल रहा हूं कि हर चीज ट्रिक से नहीं पढ़नी चाहिए, हर चीज को याद भी करना चाहिए, हर ट्रिक पे निर्भर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आग बचा है अपना लास्ट एंड फाइनल, बैंगन बच गया, पूसा बैंगनी लौंग, पूसा बैंगनी लौंग बच गया, उसकी बात कर लिया। अब मैं बात करूं इनके बॉटनिकल नेम भी बता दिया जाए तो बेहतर होगा आपको। बॉटनिकल नेम की मैं बात करूं, इनके बॉटनिकल नेम की बात करूं मैं, तो इनके बॉटनिकल नेम बात करूं मैं टमाटर की, मैं टमाटर के बॉटनिकल नेम की बात करूं, मैं टमाटर के बॉटनिकल नेम की बात करूं लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। फैमिली की बात करूं सोलेनेसी, फैमिली की बात करूं सोलेनेसी, सोलेनेसी। बॉटनिकल नेम की बात करूं मैं लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम सही। अब मैं बात करूं इसके अलावा बैंगन की, बैंगन की मैं बात करूं, बैंगन की बॉटनिकल नेम की बात करूं मैं सोलेनम बेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना, बेलेंजोला या मेलेंजोला, ये नहीं है। मैं बैंगन की बात करूं, बैंगन के बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलोंजेना। थर्ड की बात करूं मैं, थर्ड दे रखा है आम, आम की बात करूं मैं, इसकी फैमिली हो जाएगी सोलेनेसी। थर्ड बात करूं मैं आम, आम का बॉटनिकल नेम है और लास्ट बात करूं मैं आम की बात करूंगा मैं। पहले आपको एक बार आलू का बता देता हूं, इससे तीनों क्लियर होंगे, इससे तीनों क्लियर होंगे आपके। आम का बता दूंगा मैं बाद में, आलू बताता हूं पहले। आलू, आलू का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसकी फैमिली बात करूं सोलेनेसी। आगे बात करूं मैं आम की, अब बात करता हूं मैं आम की। आम की बात करूं, आम में बात करूंगा मैं कि आम का बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। इसकी फैमिली बात करूं एनाकार्डियेसी, फैमिली बात करूं एनाकार्डियेसी, ये इसका फैमिली हो गई एनाकार्डियेसी। इसके बाद में बात करूं कि ये सारे बता दिए आपको बॉटनिकल नेम। अब और चीजें बताएंगे आपको वन शॉट के अंदर, समझ गए। इस आंसर का टिक लगाना है तो इसका आंसर टिक लगा लीजिएगा, इसका आंसर टिक लगवा लीजिएगा, जल्दी से फटाफट टिक लगा लीजिए। इसका आंसर होगा कि टमाटर में पूसा गोभी, बैंगन में पूसा बैंगनी लौंग, आम में आम्रपाली, आलू में पूसी। फर्स्ट का थर्ड,
फर्स्ट का थर्ड मतलब गेम खेल गया, मतलब 2 कट गए, अब बचे 2। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट मतलब सेकंड का फर्स्ट इसमें भी है और इसमें भी है। अब बात करता हूँ आम की आम्रपाली, थर्ड में 4, थर्ड में 4 मतलब यहाँ आ गया, मतलब कि और सेकंड इसमें आ गया, मतलब ये आंसर, मतलब कि ये भी कट गया। राइट देन आंसर क्या हो गया? बी। राइट देन आंसर क्या हो गया? बी। बी राइट देन आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि मिलान किया तो राइट देन आंसर बी आया। नेक्स्ट बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। पता है कौन है? पता है ये कौन है? ग्रेड 9 G9। G9 किसकी वैरायटी है? केले की है। किसकी है? केले की। केले की वैरायटी है G9। ग्रेड 9 केले के लिए भारत में व्यापारिक रूप से अपनाई गई विधि है ग्रेड नेने। ये किसने अपनाई? ग्रेड नेने ने अपनाई। ग्रेड नेने द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसने G9 किसने तैयार की? ये वायरस रहित पौधे तैयार होते हैं, इसमें वायरस रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। और वायरस रहित पौधे तैयार होते हैं, ये वायरस रहित पौधे तैयार होते क्यों है? क्योंकि पौधे की ऊपरी शाखा लेंगे तो वायरस रहित होती है, इसलिए इसमें वायरस रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। के लिए ऊपरी शाखाएं लेते हैं, और ऊपरी शाखा लेते हैं मतलब कि ग्रेड नेने ने कौन सी वैरायटी तैयार की? केले की G9। G9 तैयार करते ही मतलब कि क्या कर दिया? ऊपर का कर्तोतक लिया, मतलब कि कर्तोतक ले लिया, मतलब उत्तक संवर्धन कर दिया। डायरेक्ट दिमाग लगाना है। उत्तक संवर्धन मतलब ऊपर की शाखा से कर्तोतक लिया, कर्तोतक लेके क्या किया? उत्तक संवर्धन कर दिया, मतलब कि राइट देन आंसर क्या जाएगा? थर्ड। समझ गए? They commercially adopt propagation method in India for grade 9 banana is seed, sword sucker, tissue culture, water sucker। टिश्यू कल्चर राइट देना आंसर टिश्यू कल्चर, इसका टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। रस निकालना, अंगूर, अंगूर रस निकालने की उगाई जाने अंगूर की पूछता है, अंगूर की पूछता है। अंगूर का बॉटनिकल नेम की बात करूं वाइटिस विनिफेरा। अंगूर के बॉटनिकल नेम की बात करूं वाइटिस विनिफेरा हो गया। समझ गया? फैमिली होगी विनेसी, वाइटेसी है विनेसी, वाइटेसी फैमिली है इसकी। इसकी बात करूं मैं अंगूर की, अंगूर में जो किस्म है बोखरी, बोखारी, दिलखुश, सोनाका और बैंगलोर ब्लू। जो रस निकालने के लिए मुख्यतः वैरायटी यूज ली जाती है वो बैंगलोर ब्लू है। इसका उपयोग रस निकालने के लिए किया जाता है। इसके लिए शराब बनाने में भी अंगूर का यूज किया जाता है। अंगूर शराब बनाना क्या कहलाता है वो आप कमेंट करके बताएंगे हमको, क्या कहलाता है? आपको पता है? मैं बताऊं? अंगूर से शराब बनाना मतलब वाइन बनाने का अध्ययन विटीकल्चर। ये भी ध्यान रखना है, विटीकल्चर में यूज लिया जाता है क्या रस का उपयोग? बैंगलोर ब्लू का बताइएगा। नहीं लिया जाता, मतलब रस निकालने का अंगूर की कौन सी किस्म है? वो है बैंगलोर ब्लू। द ग्रेप वेराइटी ग्रोन फॉर जूस एक्सटर्नल इज एक्सट्रैक्टिव इज पोखरी, दिलखुश, सोनागा, बैंगलोर ब्लू। बैंगलोर ब्लू को टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, निम्नलिखित में से पत्ता गोभी, निम्नलिखित में से पत्ता गोभी की कौन सी किस्म काली सड़ाहन रोग के प्रतिरोधी? मतलब बोलना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केबेज वेराइटी इज रेसिस्टेंट। ऐसी कौन सी वेराइटी है केबेज की जो रेसिस्टेंट
टू ब्लैक रोट डिजीज। ब्लैक रॉट डिजीज, ब्लैक रॉट डिजीज के प्रतिरोधी कौन सी वैरायटी है, उसका नाम याद रखना है, पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता ब्लैक रॉट डिजीज के प्रतिरोधी वैरायटी है। इसके बाद बात करूं पूसा अगेती, ये भी किसकी वैरायटी है, पत्ता गोभी की है। पूसा ड्रमहेड भी पत्ता गोभी की है, सितंबर भी पत्ता गोभी की वैरायटी है। ये चारों वैरायटी पत्ता गोभी की दी है। इसके साथ बात करूं परंतु पूसा मुक्ता है वो ब्लैक रॉट डिजीज के रेसिस्टेंट है, की रेसिस्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर पूसा मुक्ता ठीक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम में असृष्टि क्रम बंधन के चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। मूलवरण के ऊपर के हिस्से को 7 से 8 सेंटीमीटर तना छोड़कर काट दिया जाता है। सांकुर को स्कंद के ऊर्ध्वाधर कट में डाला जाता है और पॉलीथीन की पट्टी बांधा जाता है। एक सांकुर को दोनों सिरों के तिरछा कट दिया जाता है जो एक से एक तिरछा आकार देता है। इसमें लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई का ऊर्ध्वाधर कट दिया जाता है। इसकी मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, मूलवरण के ऊपरी हिस्से को 7 से 8 सेंटीमीटर तना छोड़कर काट दिया जाता है। तो इसके बात करने वाले हैं हम, मूलवरण के ऊपरी हिस्से को 7 से 8 सेंटीमीटर तना छोड़कर काटा जाता है। ये ध्यान रखना है आम में कि जो मूलवरण है उसको ऊपरी हिस्से से 7 से 8 सेंटीमीटर तना छोड़कर काटा जाता है, समझ गए। नेक्स्ट बात करूं, सांकुर को स्कंद के ऊर्ध्वाधर कट में डाला जाता है और पॉलीथीन पट्टी बांध दी जाती है। नहीं, इसके पहले क्या करते हैं कि इसमें लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर कट दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि आम में ऊपरी तले को काटने सेंटीमीटर छोड़ के काटने के बाद इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा ऊर्ध्वाधर काटा जाता है तना। फिर क्या किया जाता है कि एक सांकुर को दोनों सिरों से तिरछा कट दिया जाता है। एक सांकुर को दोनों सिरों से तिरछा कट दिया जाता है। इसके बाद इसे तिरछा आकार दे दिया जाता है। आकार देने के बाद सांकुर को स्कंद ऊर्ध्वाधर कट में डाला जाता है और पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि ए आएगा पहले, फिर आएगा डी, फिर आएगा सी और फिर आएगा बी। ये बोलना चाह रहा है, मतलब है फर्स्ट ऑप्शन। लॉक कर दीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन को। इसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फलों में बगीचे की स्थापना के लिए पहाड़ियों पर आमतौर पर निम्नलिखित में रोपण की प्रणाली विधि। मैं आपको बता रहा था पहाड़ी क्षेत्रों में रोपण की प्रणाली विधि। पहाड़ी क्षेत्रों में उस टाइम बात किया था, पहाड़ी क्षेत्रों मतलब कंटूर फार्मिंग। कंटूर मतलब पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? समोच्च प्रणाली, षटभुजाकार प्रणाली, आयताकार प्रणाली या वर्ग प्रणाली। इसमें बताऊंगा मैं कि वर्ग प्रणाली में वर्ग बनाया जाता है। यह है आयताकार प्रणाली, वर्ग प्रणाली में वर्ग, और यह षटभुजाकार में षटभुजाकार आकार बनाया जाता है। जैसे बना के बताता हूं आपको षटभुजाकार। इस आकार में पौधे लगाए जाते हैं और कंटूर फार्मिंग में इस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं। मतलब सीढ़ीदार खेती की जाती है। मतलब सीढ़ी बनाई, सीढ़ियों के आकार बनाए जाते हैं जिससे पानी का बहाव कम हो सके। तो मतलब बहाव कम होगा जिससे पौधे मिट्टी को रोक सकेंगे, इससे मिट्टी बहेगी कम। ध्यान रखें। वर्ग प्रणाली में ये एक सर्वोत्तम विधि है, फलन की सर्वोत्तम विधि है, बाग लगाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। आयताकार विधि, इसमें चारों पौधे समान आकार व आकृति पे लगाए जाते हैं। थर्ड बात करूं षटभुजाकार, यह विधि शहरों के महंगी भूमियों पर अपनाई जाती है। इसमें सघन बाग रोपण किया जाता है। इसमें 15% पौधे अधिक लगते हैं। इसमें 15% पौधे अधिक लग पाते हैं वर्गाकार विधि से। इसके बाद में बात करूं, एक विधि और आती है
वर्गाकार विधि में 81%, त्रिभुजाकार विधि से 81% पौधे अधिक लगते हैं। इसमें नहीं, एक विधि आती है, सॉरी मैं बात कर रहा हूं उसकी पंचभुजाकार विधि की मैं बात कर रहा हूं, उसमें 81% पौधे अधिक लगते हैं वर्गाकार से, 81% अधिक पौधे लगते हैं वर्गाकार से। वो लगती है उसमें एक पौधा, उसमें सबसे ज्यादा अस्थायी पौधे लगाए जाते हैं, अस्थायी पौधे सर्वाधिक लगते हैं पंचभुजाकार विधि में, और सबसे ज्यादा स्थायी पौधे बात करूं मैं तो षटभुजाकार में लगते हैं। यह महंगी भूमियों या शहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसके बाद में बात करूं, इसके अगर बीच में अस्थायी सर्वाधिक पौधे की बात करूं, पपीता, फालसा, इनका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इसमें 81% पौधे अधिक लगते हैं। इसमें पंचभुजाकार विधि से 15% पौधे अधिक लगते हैं। और बात करूं मैं त्रिभुजाकार विधि की, त्रिभुजाकार विधि में 11% पौधे कम लगते हैं वर्गाकार विधि से। इसके बाद इसका आंसर बढ़ते हैं, फलों में बगीचे की स्थापना के पहाड़ियों पर आमतौर पर निम्नलिखित रोपण की प्रणाली विधि है। इसमें आप टिक कर लीजिएगा समुच्चय प्रणाली, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है। इसका आंसर प्रणाली हो गए समुच्चय प्रणाली। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग सिस्टम इज द जनरली फॉलोड ऑन द हिल्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फ्रूट ऑर्चर्ड? स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम और कंटूर सिस्टम। तो लॉक कर दीजिएगा कंटूर सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। फल और सब्जियों में मिश्रण में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन ए की मैं कल भी बात कर रहा था। विटामिन ए फलों में बात करूं मैं, फलों में बात करूं आम में सर्वाधिक होता है, आम। इसके बाद पपीता, पपीता में 2200 IU पाए जाते हैं। आम की बात करूं मैं 4800 IU, ये हो गया सर्वाधिक। अगर मैं सब्जियों की बात करूं, सब्जियों की मैं बात करूं विटामिन ए की सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। उसके बाद में बात करूं पालक में पाया जाता है। तो पोल क्या रहा है, फलों और सब्जियों में निम्नलिखित मिश्रणों में कौन सा मिश्रण विटामिन ए है? मतलब आम, गाजर, पालक, मीठी नारंगी, नींबू, पपीता, पत्तेदार सब्जियां, आंवला, अमरूद। इसका राइट देन आंसर जाएगा तो आम, गाजर, पालक, एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा सी पपीता और पत्तेदार सब्जियां। बता रहा हूं पपीता भी है 2200 IU, आम के बाद सेकंड स्थान है पपीता का। तो इसमें बी और सी को लॉक कर लीजिएगा। ए और सी, बी और सी, सॉरी ए और सी को लॉक कर लीजिएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? कौन से सोर्स विटामिन ए के स्रोत है? तो मैंगो है, कैरेट है और स्पेंच है। इसके बाद में बात करूं स्वीट ऑरेंज नहीं है, एसिड लाइम भी नहीं है, पपाया है, लीफ वेजिटेबल मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला मतलब एनोला और गवावा। इसका आंसर ये पपाया और लीफ वेजिटेबल और एक कैरोट, मैंगो और स्पेंच। इसमें आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन ए और सी। राइट देन आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा फल एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे समृद्ध स्रोत है? मैं बात करूं सबसे समृद्ध स्रोत की तो शीतकालीन अमरूद, नींबू, मीठी नारंगी और आंवला। एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। मैंने बताया था सबसे ज्यादा पाया जाता है, कल भी बताया था बारबेडोस चेरी में, बारबेडोस चेरी में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी। उसके बाद आता है आंवले में, आंवले में सेकंड स्थान है सबसे ज्यादा विटामिन सी। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा आंवला। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल सर्वाधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला, एनोला। अमोंग द फॉलोइंग विच फ्रूट इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? विंटर गवावा, एसिड लाइम, स्वीट ऑरेंज और एनोना। तो एनोना तो लॉक कर दीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन ऐसे है जो आपको पेपर में ही मिलेंगे आंसर इनके। टीप के करने वाले क्वेश्चन है,
टीप कर करने वाले, अगर कोई बंदा आपको पता है इस क्लास को देखेगा वही कर सकता है, वहां जाने के बाद मैं देखता हूं किसी को पता नहीं चल पाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जो ये सेशन देख रहा है, ये सेशन देखेगा वही कर पाएगा, क्योंकि इसमें आंसर है। इसी में से मैं अभी आपको बताऊंगा कि आंसर, परंतु अगर आपको पता है तो आप मन से भी कर सकते हैं, इसमें भी आंसर दिया है। तो यही दिमाग लगाने वाली बात होती है, कई बार ध्यान रखिएगा, इसमें से आंसर करेंगे तो आप 10 क्वेश्चन में से 10 राइट करते हैं तो मतलब कि 10 को 4 से गुणा कीजिएगा, मतलब कितने 40 नंबर, 40 वो और उनमें 5 मान लो गलत होने की संभावना थी तो 5 नंबर वो, मतलब कि कितने 45 नंबर। अगर आपके 45 नंबर चले जाते, अगर आपके ये गलत हो जाते तो 45 नंबर चले जाते, मतलब कि ये सेशन आप जुड़ोगे तो आपके 45 नंबर बचेंगे, मतलब आप लो लेवल की यूनिवर्सिटी से आप टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी पे भी जा सकते हैं। 45 नंबर बहुत मायने रखते हैं भाई, एक एक नंबर मायने रखता है, ये कंपटीशन में मैं बोल रहा हूं एक एक नंबर मायने रखता है। आपको यही ध्यान रखना है कि एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है यहाँ पे। अगर आपकी एक नंबर कम आ गया ना, आप 1000 रैंक पीछे हो जाओगे, 1000 रैंक। तो अगर आपको एक नंबर एक्स्ट्रा आता है तो आप 1000 बच्चों से आगे हो जाओगे। तो यही मायने करता है। 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ये ध्यान नहीं दिया, मन से करके आ गए, ध्यान नहीं दिया इधर, तो 5 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब कि 45 नंबर कम, 45 नंबर मतलब कम, मतलब कि आप 2-3 हजार बच्चों से पीछे हो जाओगे। और यूनिवर्सिटी कौन सी मिलेगी? लो लेवल की। अगर आप ये करते हो तो हाई लेवल की यूनिवर्सिटी। तो इसी की बात करेंगे बाबा, बात करते हैं। डायरेक्ट बताऊंगा मैं, इसको पढ़ने वाला नहीं हूं मैं, डायरेक्ट आंसर की बात बताऊं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? देखना आपको आंसर बताऊंगा मैं इसका। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई ये बताऊंगा मैं इसका आंसर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई इसका आंसर देखना है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज इंक्लूडिंग, इसकी स्थापना हुई, किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में शुरू की गई। फर्स्ट का आंसर देख लिया, देखो फर्स्ट का आंसर यही ढूंढा है मैंने। किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय बैंकों को द्वारा अगस्त 1998 में शुरुआत की गई। इसका आंसर टिक लगा दीजिएगा, अगस्त 1998। फर्स्ट आंसर को लॉक कीजिएगा। आ गया आंसर, आपके सामने ढूंढा उसने, कहीं टीपने नहीं गया, आपके सामने लॉक कर दो फर्स्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड का पूर्ण रूप है। नाबार्ड का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड इज नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका आंसर तो सेकंड होगा, परंतु आपको उसमें भी ढूंढ के बताता हूं मैं, उसमें भी ढूंढ के आप बता रहा हूं ना मैं आपको, कि इसमें ढूंढ के बता रहा हूं। मेरे को पता थी वहां पे नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन इन्हीं में मिल जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। नाबार्ड आ गया आंसर, टिक करो। कितने नंबर? 8 नंबर का जुगाड़ हो गया इसमें ही। अगर किसी बंदे को पता होगा 8 नंबर भी फेल हो जाएगा, 8 नंबर फेल मतलब पीछे कितना, तो 8 नंबर का जुगाड़ तो मैंने इसी में से करवा दिया है। 8 नंबर नहीं, अभी तो मैं 40 नंबर का जुगाड़ कराऊंगा। और 40 में से मान लो आप 10 में से अगर 5 भी गलत हो जाते तो 45, मतलब 45 नंबर का जुगाड़ होने वाला है यहाँ से। तो यही क्लास हम लेके आए, अदर कोचिंग वाले ये क्लास नहीं लेके आएंगे, उनको पता नहीं रहता है ऐसे क्वेश्चन इसमें टीपे, वो बताते हैं ओनली कि बस इसका आंसर बता, परंतु बच्चे को पता नहीं है तो कहां से करेगा? इसमें से बताओ भाई, इसमें से भी आंसर निकल रहा है, ये हम लेके आए हैं, हमने दिमाग लगाया, क्योंकि तो उसका ध्यान रखिए आप कि मैटर नहीं कर रहा है। हम जो भी लेके आ रहे हैं मैटर अच्छा पड़े। हम ये नहीं बताना चाह रहे कि आपको उसमें टीप के करना, परंतु जिस बच्चे को पता नहीं है, जो टाइम बचाना चाह रहा है, वो इसमें से करेगा तो बहुत अच्छा। अगर एक ट्यूशन गलत होने का चांस नहीं रहेगा, इसलिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट ट्यूशन की ओर चलते हैं अब। तो इस ट्यूशन का आंसर टिक लगा लीजिएगा आप, नेशनल बैंक ऑफ
नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलता हूं मैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं अब। किसान क्रेडिट कार्ड में पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि होती है। द रीपेमेंट पीरियड इन किसान क्रेडिट कार्ड इज मैक्सिमम अप टू 9 मंथ्स, 24 मंथ, 12 मंथ और 20 मंथ्स। मैं बात करूंगा इसकी भी, उसी में से ढूंढ के बताऊंगा आपको भी, हर चीज का सॉल्यूशन उसी में से बताऊंगा। ये मत समझिए टीप के बता रहे हैं, आपका सॉल्यूशन बता रहे हैं। हमको पूरा नॉलेज है, हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ मानते कि हमको पूरा नॉलेज नहीं है, इतना भी 100% किसी को नॉलेज नहीं हो सकता। तो मैं बता रहा हूं, पर मैं आपको बताता हूं उसमें से कैसे ढूंढे, वो चीज बता रहा हूं। आप बोल दोगे कि एक बता दिया, 2 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा कहां से बताया, तीसरा तो बताया नहीं वहीं से, तो वहीं से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। इसके बाद मैं चलता हूं वहीं पे, क्या क्वेश्चन था वो देखते हैं। 12 महीने, आ जाओ, अवधि, पुनर्अवधि पूछा था। किसान क्रेडिट कार्ड में पुनः भुगतान की अवधि अधिकतम 12 महीने तक होती है। आंसर, तीसरा आंसर भी इसी में से। चलते हैं उधर, तीसरा आंसर भी इधर से कितना करना है, इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। 3 क्वेश्चन तीनों उधर से ही करवाए, मन से कुछ नहीं बताया, तीनों उधर से। ऐसे ही 7 क्वेश्चन और बच गए, 7 भी उधर से ही करवाऊंगा। 24 नहीं, 12 पे टिक कर लो जीगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। किसान क्रेडिट कार्ड एक मॉडल योजना है जिसे नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों पर तैयार किया गया है। कौन बंदा है जो इसको पढ़ के गया होगा, कौन बंदा है जो कर देगा। मैं गारंटी लेता हूं 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे, करके नहीं आएंगे। परंतु इस इंस्टीट्यूट और मिस्टर एग्रोज के साथ जुड़े आप, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी वहीं से ढूंढ के बताऊंगा मैं। देखना, अभी आंसर देखना, आप खुद देखना अपनी आंखों से, मैं नहीं दिखा रहा, अपनी आंखों से देखना। मॉडल योजना नाबार्ड द्वारा सावधि ऋण और कृषि आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए आरवी गुप्ता समिति 4th नंबर का क्वेश्चन भी यहीं से मिल रहा है। 4th नंबर का मतलब कि आरवी गुप्ता समिति भी यहीं से है। आ गया। अब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आंसर भी टिक लगा लीजिएगा। आप बोल रहे हो ना कि अदर इंस्टीट्यूट वाले ये चीज बताते हैं आपको, तो मेरे को बताना आप कमेंट करके, लगाइएगा आरवी गुप्ता, टिक लगा लीजिएगा आरवी गुप्ता को। आरवी गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा राइट। देन बात करूं मैं आरवी गुप्ता, चौथा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको उसी के अंदर से सोल्व करवाया है। अगर कोई इंस्टीट्यूट भी करवाता है तो मेरी ओर से उसको भी धन्यवाद है, बोलिएगा, उसको रिप्लाई कीजिएगा धन्यवाद, आप ऐसे तरीके से सोल्व करवाते हैं। तो अगर नहीं करवाता है तो आप हमको धन्यवाद बोलिएगा, हम। इसके बाद में बात करूं, इसका आंसर टिक लगा लीजिएगा आरवी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं अब। किसान क्रेडिट कार्ड अवधि के लिए मान्य है। किसान क्रेडिट कार्ड 5वां नंबर का क्वेश्चन है भाई, 5वें नंबर का भी उसी में से आंसर भी, उसी में से आंसर आएगा 5वें नंबर का भी, देख लेना। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अवधि मान्य है, चलिए लगाइएगा आंसर टिक। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 3 से 5 अवधि का मान्य है, 3 से 5 साल की अवधि का मान्य है। इसका आंसर भी कहां से आया है, यहीं से। 500 क्वेश्चन, 500 का आंसर यहीं से, मतलब कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, टेक्नोलॉजी यहीं से सीखने को मिलेगी। तो आपको यही बता रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, ये चीजें कहीं नहीं मिलती है, ये बताई जाती है नहीं है हर चीज, परंतु आपको मिस्टर एग्रोज के पास जुड़ने के बाद ही पता चलेगा ये चीजें। तो इसका भी आंसर लगा लीजिएगा 3 से 5 वर्ष। क्या लगाओगे इसका आंसर, 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। द किसान क्रेडिट कार्ड इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 3 से 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलाइएगा भाई, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, नारियल का पूछा है।
आप बोलोगे सर ये ढूंढ के बताओ, ये भी यही से ढूंढूंगा, आपके सामने पता बताऊंगा, इनके भी आंसर आपके सामने बताऊंगा, धैर्य बनाए रखिएगा, इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपके सामने से आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोकोसा न्यूसिफेरा का वानस्पतिक नाम है, कोकोस न्यूसिफेरा, कोकोस नोसिफेरा किसका वानस्पतिक नाम है? कोकस न्यूसिफेरा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, इसका भी आंसर बताऊंगा मैं यहीं से, इसका भी आंसर यहीं से बताऊंगा। नारियल का वानस्पतिक नाम देखो, नारियल का फर्स्ट लाइन ही देखो ना, नारियल का वानस्पतिक नाम कोकोसा, कोकस न्यूसिफेरा, कोकस कोकोस न्यूसिफेरा, यहां से आंसर आ रहा है, मैं खुद मन से नहीं बता रहा हूं, यहीं से बता रहा हूं। तो ये चीजें कहीं नहीं मिलेगी भाई, यहीं मिलेगी, तो आप विश्वास बनाइए चैनल के साथ, विश्वास यहीं से सीखने को मिलेगी, विश्वास रखोगे तो आप, इसी का आंसर हो गया। चलो टिक लगाओ, आंसर हो गया किसका है? नारियल का, टिक करो, लॉक करो, लॉक कर दिया, लॉक हो गया, इसका आंसर हो गया कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नारियल का परिवार है, नारियल की फैमिली पूछ रहा है, फैमिली इज कोकोनट, ग्रेमिनी मैंने बता दी थी आपको, ग्रेमिनी किस किस की है, एरिकेसी भी मैंने बता दी थी, लेग्यूमिनेसी बता दी थी, एनाकार्डियेसी बताई है, इनमें से आप हार सकते हो, परंतु आपको उसमें से बताऊंगा ना मैं, आप थोड़े टाइम बाद बोलोगे कि एक क्वेश्चन बताने से कुछ नहीं होता, हर क्वेश्चन इसी में सोल्व कराऊंगा मैं। इसकी फैमिली, नारियल का वानस्पतिक नाम कोकोस न्यूसिफेरा और परिवार एरिकेसी। सेकंड नंबर, छठवां नंबर का नहीं, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यहीं से बता रहा हूं, अब इसका आंसर टिक लगाना। अनुभव है सबके पास, परंतु बताते नहीं है, पता नहीं चल पाता ना, हमारे पास भी अनुभव नहीं है, परंतु हम अनुभव डेवलप करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे अपना अनुभव डेवलप करेंगे, उस प्रकार से हम आपको बताएंगे, जितना अनुभव डेवलप कर पाएंगे हम उतना ही आपको सिखा पाएंगे। और मैं ये कहता हूं जितना आप सीखते हो उतना सामने वाले को सिखाते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा, आपके माइंड में रिफ्रेश होगा मैटर, जो भी आप बताओगे वो रिफ्रेश। तो ये नहीं कि कभी भी किसी को कुछ बता रहे हो तो उसको बताते नहीं है, वो पूछा है बताना चाहिए, क्यों बताना चाहिए? क्योंकि उसको बताओगे उसके माइंड में जाएगा, आप दोबारा बताओगे तो आपके माइंड में भी वापस यही ध्यान रखना है। तो मैं यही बता रहा हूं कि सबके पास अनुभव है, मैं ये कह रहा हूं कि उनसे कम अनुभव है हमारे पास, परंतु बेहतर बता रहे हैं उनसे भी, तो यही है, इसका आंसर होगा एरिकेसी, वहीं से बताया एरिकेसी, टिक कर लीजिएगा एरिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नारियल रेशेदार भूसी से तैयार एक उत्पाद है जिसका उपयोग नर्सरी में पौधे लगाने के लिए किया जाता है। ए प्रोडक्ट प्रीपेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर हक्स यूज फॉर प्लांटिंग ऑफ सीडलिंग इन नर्सरीज, कोपेस्ट मेट लिक्विड न्यूट्रिएंट्स ऑयल, इसका आंसर भी वहीं से आएगा, इसका आंसर भी वहीं से आएगा, देखना, हाँ इसका आंसर देखना, इसका आंसर देखना है, या गुड्डे से तेल और नारियल के दूध, नारियल के दूध, कठोर खोल से कोयला, रेशेदार भूसी से नारियल की राख, और कयर्स के लिए शोधित किया जाता है, सूखे नारियल के गुदे कोपरा कहा जाता है, ये तो नहीं है, नारियल की राख, राख का उपयोग किया जाता है, तो ये देखना है राख का क्या क्या ऑप्शन देखते हैं वो देखना है, नारियल की राख, चटाई, तरल पोषण और तेल, मतलब कि नारियल राख मतलब कोकोपेस्ट, कोकोपीट आएगा, मतलब नारियल की राख, नारियल की रेशेदार भूसी से क्या तैयार किया जाता है? कोकोपीट तैयार किया जाता है, पता है आपको? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, वहीं से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, क्योंकि मन से भी, तो इसका नारियल की राख, कोकोपेस्ट, पेस्ट, ये मैं मिस्टेक हो गई है शायद, सही भी है, मिस्टेक भी हो सकती है, कोकोपीट बोलते हैं वैसे, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिपक्व नारियल को उनके नारियल पानी के लिए काटा जा सकता है जिसे के रूप में जाना जाता है, कोपरेल, महाले, सहले और कहाले, इसका आंसर भी वहीं से आएगा भाई,
हाँ ये देखना आप, इसका आंसर देखना। तो उन्हें जब यह अपरिपक्व होता है तो उन्हें नारियल के पानी के लिए काटा जा सकता है, जिसे सहाले के नाम से जाना जाता है। सहाले क्या है? सहाले। तो इसका नेक्स्ट आंसर सहाले, सहाले मतलब सहाले हो जाएगा इसका नेक्स्ट आंसर, सहाले। लॉक कीजिएगा भाई और बहनों, लॉक कीजिएगा, सहाले मतलब सहाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के पत्तों का उपयोग तैयार करने की क्या जरूरत है? झाड़ू, चादर, जूते, रुमाल। नॉर्मल क्वेश्चन है, झाड़ू, ब्रोम्स। नॉर्मल क्वेश्चन है, वहां से भी दिखा सकता हूँ, यहाँ भी दिखा सकता हूँ। इसका ब्रोम्स आएगा, वहां देखना चाहो तो आप देख सकते हो, वहां जाकर दिख रहा है स्लाइड में। मैं भी बता सकता हूँ, ये ना लेके आप बता नहीं रहे कि वहां है, नहीं वहां है। तो दोस्तों अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं बात करूं तो उस चीज की कि आप ये ना मान के चले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 50 थे, उनको सोल्व करवाने में इतना टाइम लिया है। 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, 150 से 200 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं। 50 मत मानिए, 150 से 200 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए। तो वो देखिए आप, ये नहीं देखे 50 क्वेश्चन में कितनी क्लास लगा दी, कितना बोरिंग टाइप लग रहा है, वो मत देखे। 100 से 200 क्वेश्चन भी सोल्व कराए, ये कोई नहीं करवाता इतने क्वेश्चन। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि बेस्ट मैटर पढ़ना है ना, तो आप मिस्टर एग्रोज के साथ जुड़ जाओ। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मैटर। तो मैं यही निवेदन करूंगा आपसे, अगर आपको मैराथन क्लास आप सपोर्ट बनाए रखते हैं तो हम मैराथन क्लास और लेके आने वाले हैं, जो 1 शॉट होने वाली है। उसमें इसी तरह आपको और चीजें बताई जाएगी। इसके लिए जुड़ जाइएगा मिस्टर एग्रोज के साथ। और धन्यवाद, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट बना नहीं है अभी तक है, मैं यही कहना चाहूंगा, आप सपोर्ट बनाइएगा अपने यूट्यूब चैनल से, जिससे आपका सपोर्ट बनेगा तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सके। तो मैं इसी के साथ अपनी PYQ को समाप्त करना चाहूंगा आज की। अब हम नेक्स्ट क्लास जब भी हो